देखो बेटा, आज हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बेसिकली ड्राइव करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को वैसे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, बट आगे जाके हम लोग दो फॉर्मूला बनाएंगे, लेंस-मैकर फॉर्मूला और एक और। तो उन दोनों के अंदर आपको इस फॉर्मूले का जो रिजल्ट आएगा उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप चाहो तो रिजल्ट याद रख लो या फिर रिजल्ट कैसा है उसका एक बार समझ लो, बड़ा आसान है आपके लिए। देखिए, हमें क्या करना है, एक स्फेरिकल सरफेस चाहिए। तो मैंने ये एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लिया, दैट इज आवर स्फेरिकल सरफेस। ये पूरा जो स्फेरिकल सरफेस है ये ग्लास का बना हुआ है, दैट इज आवर ग्लास। बाहर कौन है बेटा? एयर। आपके पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? μ2। ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका ये क्या रहा होगा बेटा? मिड पॉइंट P आपके पास। और ये स्फेरिकल सरफेस का ये कुछ सर्कल रहा होगा ऐसा। अगर ये इसका सर्कल है तो यहाँ इसका क्या रहा होगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उस लाइन को बोला जाता है बेटा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। एक तो कौन? पोल, और एक कौन? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोला जाएगा आपके पास बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इस चीज को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। कंसेप्ट क्या क्या है वो ध्यान दें। सबसे पहले मैं बेटा आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है जब रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट हो रहा हो। अगर मान लीजिए प्लेन सरफेस है, जैसे कि ये ग्लास स्लैब है, तो ये ग्लास की जो स्लैब होगी वो कैसी सरफेस होगी? प्लेन सरफेस। ऊपर कौन है? एयर। हमारी रे जो है वो एयर टू ग्लास में ट्रांसफर हो रही है। तो इस पॉइंट पे क्या होती है बेटा? ये इंसिडेंट। इस पॉइंट को बोला जाता है इंसिडेंट पॉइंट। जब सरफेस कैसा हो? प्लेन। तो इंसिडेंट पॉइंट पे जो आप नॉर्मल बनाते हो या इंसिडेंट पॉइंट पे जो आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल। ये तो है नॉर्मल बनाने का तरीका जब सरफेस कैसा हो? प्लेन। बट अगर मान लीजिए आपका सरफेस कैसा है? कर्व, मतलब कि स्फेरिकल सरफेस है या किसी कर्व टाइप का सरफेस आपके पास है, और ये आपके पास कर्व सरफेस है, ये इसका क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है और एक रे ऑब्जेक्ट से इस सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कर्व सरफेस का पार्ट है। यहां ये इंसिडेंट पॉइंट प्लेन सरफेस का पार्ट था, यहां कर्व सरफेस का पार्ट आपके पास है। तो ये जो इंसिडेंट पॉइंट है जो कि कर्व सरफेस पे है, तो यहां पे नॉर्मल बनाने का तरीका अलग है। यहां नॉर्मल कैसे बनाया जाएगा? इंसिडेंट पॉइंट और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, इस लाइन को क्या नाम दिया जाएगा बेटा? नॉर्मल। तो नॉर्मल कितने तरीके से बनाए जाते हैं? दो। एक तो प्लेन सरफेस पे और एक कर्व सरफेस पे। प्लेन सरफेस पे कैसे? जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुई है उस इंसिडेंट पॉइंट पे सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा उसको नॉर्मल बोलेंगे। कर्व सरफेस पे कैसे? जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई है उस इंसिडेंट पॉइंट और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन होगी उस लाइन को क्या बोला जाएगा बेटा? नॉर्मल। सेकंड जो है कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है बेटा साइन कन्वर्जेशन। आपके पास जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको देता हूं मैं कि ये आपके पास एक लेंस है, ठीक है। इस लेंस पे ये ऑब्जेक्ट है, ये कौन हो गया सर? ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की मुझे क्या बनानी है बेटा? इमेज। अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दो से ज्यादा भी बना सकते हो लेकिन कम से कम दो रे तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ये लेंस जो है उस रे को क्या कर देगा बेटा? आपके पास कन्वर्ज, मतलब कि बेंड कर देगा। और जो सेकंड रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है और वो स्ट्रेट चली जाती है। आगे जाके ये दोनों रे एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट। जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पे इमेज फॉर्म होगी, उसको बोलेंगे ए डैश बी डैश। आपके पास ध्यान दो, ये इसका है बेटा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं बेटा u। इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच के डिस्टेंस को लिखा जाता है बेटा v, और इसको लिखा जाता है इमेज डिस्टेंस। और ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगी उसको लिखा जाएगा बेटा फोकल, ये होगी बेटा आपके पास फोकल डिस्टेंस। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास तीन डिस्टेंस हो गई, एक हो गया आपके पास क्या ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया फोकल, तीसरा हो गया इमेज डिस्टेंस। हमें इन डिस्टेंस के साइन कन्वर्जेशन पता होना चाहिए। क्या बेटा आपके पास साइन, कि कब तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी, कब नेगेटिव। एक छोटा सा स्टेटमेंट देता हूं वो सब कुछ क्लियर कर देगा। डिस्टेंस मेजर ऑलवेज, डिस्टेंस मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। अगर लेंस है तो उसका सेंटर होगा ऑप्टिकल सेंटर, बट अगर आपके पास कोई सरफेस है तो उसमें क्या होगा बेटा आपके पास पोल। जैसे कि ये आपके पास कर्व सरफेस थी तो इसका सेंटर क्या था पोल, और जब आपके पास लेंस होगा तो उसका सेंटर कौन होगा ऑप्टिकल सेंटर। जो आपको डिस्टेंस मेजर करनी है वो मेजर हमेशा कहां से स्टार्ट करना है, या तो पोल है तो पोल से स्टार्ट करो, और अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करो। ठीक है। अगर डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, it is positive, otherwise if distance measure in opposite direction of incident ray, it is negative। दो बातें, सिंपल सी बात है। आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो अगर वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो वो डिस्टेंस कैसी आएगी पॉजिटिव, और अगर आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो कैसी बनेगी बेटा आपके पास नेगेटिव। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये मेरी किसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो ये तो इंसिडेंट रे है आपकी। ठीक है। डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, जैसे लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से, मुझे ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मेजर करनी, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से कहां जाऊंगा ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट। जब मैं इस ओर जाऊंगा तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होऊंगा कि उसके अपोजिट, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कि अपोजिट भाई, अपोजिट में, तो इसकी क्या बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये साइन कैसा आएगा नेगेटिव, माइनस का आपके पास आएगा। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये कैसी है बेटा माइनस यू आपके पास। रुक गया। नेक्स्ट है आपके पास हमें इमेज डिस्टेंस मेजर करनी है, तो डिस्टेंस का मेजरमेंट हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से कहां जाऊंगा मैं, इमेज तक, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक जाऊंगा तो इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं। इंसिडेंट रे भी इधर जाना चाहती है और मैं भी इधर जाना चाहता हूं, इसलिए ये v कैसा आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। अगर मान लो मुझे फोकल डिस्टेंस मेजर करनी है तब भी मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाऊंगा, तब आपके पास फोकल कैसा होगा बेटा पॉजिटिव। तो एक तो ये कंसेप्ट कि नॉर्मल कैसे बनाते हैं, और दूसरा कब आपको डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है और कब नेगेटिव लेनी है, ये दोनों बातें बेटा जो सिलेबस रिमूव कर दिया गया है उससे हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन दो के बिना आगे की डेरिवेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते आपके पास। तो एक बार इन दो स्टेटमेंट को नोट में कहीं लिख लो, कॉपी डेट। फोटो फोकस ले रहा है ना, ठीक है। ध्यान दो, हमें रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो इसके लिए क्या लिया बेटा हमने, एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया। ये स्फेरिकल सरफेस है, ये सरफेस जिसका बना है बेटा पूरा ग्लास का है, मतलब इसके अंदर पूरी जगह ग्लास है आपके पास। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ग्लास का एक पूरा स्क्वायर है, पूरा एक गोला है आपके पास, और मैंने इतना सा हिस्सा यूज कर रहा हूं उसका। ठीक है, तो ये स्फेरिकल सरफेस हुआ। अब बाहर कौन है एयर, अंदर कौन है ग्लास। एयर इज द रेयर मीडियम एंड ग्लास इज द डेंसर मीडियम। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा आपके पास, हमने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, कितना ओ। अब एक चीज ध्यान रखें, एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म होती है। ठीक, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म होगी तो देखिए
आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि ये स्फेरिकल सरफेस है या प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे रे इस तरीके से फॉर्म होगी, तो नॉर्मल कैसे बनाओगे सर? नॉर्मल यही बनेगा क्योंकि इंसिडेंट पॉइंट पे सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल। इसका मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे ही लाई कर रही है। जब इंसिडेंट रे नॉर्मल पे लाई करती है तो रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग वो अपने पास से डिफ्लेक्ट नहीं होगी और स्ट्रेट चली जाएगी आपके पास। ये फिनोमेना था। अब देखिए हमने ये भी पढ़ा कि अगर सरफेस कैसा है? कर्व, और कर्व सरफेस पे अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो आप बोलोगे सर जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई, तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट से लाइट निकाली जो कहां इंसिडेंट हो रही है? पोल पर, और इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? नॉर्मल। इसका मतलब ये जो मेरी फर्स्ट लाइट है वो नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रही है, और आपको पता है जब लाइट नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है तो अपने पास से डिफ्लेक्ट नहीं होती, स्ट्रेट चली जाती है आपके पास। तो यही बात हमने बोली कि हमारी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट हो रही है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी तो अपने पाथ पे डिफ्लेक्ट नहीं होगी, स्ट्रेट मूव कर जाएगी। मैंने कहा था इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए? 2। अब सेकंड रे हमने ली इससे ऑब्जेक्ट से जो इस स्फेरिकल सरफेस पे सम एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये मेरा बन गया इंसिडेंट पॉइंट। फिर से इस इंसिडेंट पॉइंट पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा बेटा? नॉर्मल। तो हमने बोला इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल। तो ये मेरा बन गया नॉर्मल। इस पॉइंट को मैंने नामकरण दे दिया कितना बेटा? एन आपके पास। यहां देखो ये रे जाना कैसे चाहती है सर? सीधी। भाई रे का मोशन कैसा है? स्ट्रेट। बट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन लॉ, रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रे अपने पाथ शिफ्ट करेगी, अपना पाथ को शिफ्ट करेगी। अभी रे कहां से कहां जाती है? रेयर से कहां जा रही है? डेंसर में। जब आपको पता है कि रे रेयर से डेंसर में जाती है तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो ये इसका एक्चुअल पाथ और ये इसका नॉर्मल है। अगर ये ऊपर की तरफ बेंड हुई तो अवे द नॉर्मल हो जाएगी। टुवर्ड्स द नॉर्मल के लिए इसको कहां बेंड होना पड़ेगा? नीचे। ये इस पाथ को ओबे नहीं करेगी, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी। जब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी और आगे बढ़ाओगे तो ये रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और दिस इज द सेकंड रिफ्रैक्टेड रे। दोनों रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बन जाएगा बेटा? इमेज। ये ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां हमें क्या बन गई बेटा आपके पास? पॉइंट एंड इमेज फॉर्म हो गई। मैंने कहा था डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती है? अगर पोल है तो पोल से मेजर करोगे, और अगर आपके पास कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी। यहां पे सरफेस के पास कौन है? पोल। पोल से कहां जाओगे? ऑब्जेक्ट। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना होता है? u। बताओ ये u पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव है बेटा, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही है और आप इंसिडेंट के क्या हो? अपोजिट में, तो कैसा आएगा? माइनस का। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस कितना होता है बेटा? v। बताओ आप जो v मेजर कर रहे हो, इंसिडेंट रे इधर जा रही है और पोल से इमेज के लिए भी इधर जाना पड़ेगा, तो ये v कैसा होगा? ध्यान दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं बेटा रेडियस r। ऑब्वियसली बात है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? r से। तो ये पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है? r। r पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी क्या हो रही बेटा? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। मैंने क्या किया, ये जो नॉर्मल था ना, इस नॉर्मल से एक परपेंडिकुलर डाला, और ये परपेंडिकुलर था बेटा p डैश, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा? मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि p एंड p डैश आर सेम पॉइंट, बिकॉज द अपर्चर ऑफ स्फीयर इज स्मॉल, स्मॉल। अगर ये जो अपर्चर है, ये जो कर्व है, अगर ये छोटा होता, मतलब इतना ही कर्व होता, बहुत छोटा होता,
तब आपके पास ये P और P' दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं आपके पास। तो जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं उसमें ये मान के चल रहा हूं कि इसका अपर्चर बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसलिए P और P' दोनों कहां लाई कर रहे हैं बेटा, सेम पॉइंट के ऊपर। अब स्नेल लॉ क्या था वो आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, ये मेरी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट रे, और ये क्या है मेरी रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है मेरा नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल आई। फिर बोला था रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल आर। आपके पास ये मेरा क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बन रहा है आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट एंगल की साइन फॉर्म दैट इज कितना, साइन आई, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन आर, मतलब ये कितना साइन एंगल साइन आर, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ2। ये बात हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, स्नेल लॉ यही बताता है आपके पास। अब देखिए मैथ का एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा कैसा हो स्मॉल, तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं बेटा, थीटा। ऐसे हमने बोला इफ एंगल आई एंड एंगल आर आर स्मॉल देन साइन आई को क्या लिख देंगे बेटा, आई, और साइन आर को क्या लिख देंगे, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा μ1 ऑफ आई इक्वल टू μ2 ऑफ आर। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास। अब मुझे यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है तो मुझे μ1 और I1 और R, आई और आर जो डेटा है उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उनको कैलकुलेट करने के लिए मैं कुछ ज्योमेट्री अप्लाई करता हूं। ध्यान दें, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। इमेज जहां बन रही है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, बीटा है, और नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, गामा है। तो अज्यूम थ्री एंगल, assume three angle अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा किसके साथ है, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, बीटा किसके साथ है, रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और गामा किसके साथ है, नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। आपके पास देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्राइंगल का नामकरण क्या है आपके पास, तो हमने बोला ट्राइंगल आपके पास है कितना, ओ एन पी, ट्राइंगल हो गया ओ एन पी। इस ट्राइंगल में अगर मैं tan अल्फा निकालूं, जैसे ये प्रॉपर्टी साइन के लिए वैलिड है, ये प्रॉपर्टी tan के लिए भी वैलिड है। अगर थीटा स्मॉल हो तो आप tan थीटा को भी क्या लिख सकते हो बेटा, थीटा। सिमिलरली अगर तीन एंगल कंसीडर किए अल्फा, बीटा और गामा, और ये तीनों स्मॉल है, तो tan अल्फा अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अल्फा के। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में tan क्या होता है, तो tan होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ट्रायंगल रहा ओ एन पी, ये ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर कितना है एन पी, और बेस कितना है ओ पी। तो हम क्या लिखेंगे सर, ये होगा कितना आपके पास एन पी अपॉन में क्या ओ पी। एन पी को तो एन पी रहने दो, बताओ ओ पी का अमाउंट कितना है, सर जी ये है ओपी, ओपी कितना है माइनस का यू, तो यहां क्या लिख देंगे बेटा माइनस यू आपके पास। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की। नेक्स्ट देखो ट्रायंगल, ऐसे मुझे बीटा निकालना है, तो बताओ बीटा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है क्या बीटा के साथ, तो ट्रायंगल का नाम क्या होगा एन पी आई, ट्रायंगल एन पी आई, tan ऑफ बीटा, tan बीटा अगर बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है np और बेस कितना है pi, ये हो जाएगा np अपॉन में क्या pi। np को तो np रखो, pi की वैल्यू दे रखी है क्या,
बताओ कितनी है पी आई की वैल्यू बेटा, प्लस का वी आपके पास। नेक्स्ट है ट्राइंगल, कितना आपके पास बेटा, गामा कैलकुलेट करना है, तो ट्राइंगल क्या बनेगा, एन पी सी, राइट एंगल ट्राइंगल, एन पी सी, यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा आप लोग, टेन गामा, टेन गामा अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा, गामा के। बताओ टेन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका एनपी, और बेस कितना है बेटा पीसी, और पीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस आर, अरे पीसी की वैल्यू कितनी बेटा, प्लस आर, ठीक है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, आपने मैथ में पढ़ा है कि सर जी ये एंगल हो थीटा 1, ये एंगल हो थीटा 2 और ये एंगल हो थीटा 3, तो मैथमेटिक्स ये कहता है टू इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो आउटर एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ थीटा 3 इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखिए मुझे एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपके पास, वो ट्राइंगल कौन सा है सर, ओ, आपके पास एन और सी। देखो ओ एन सी को मैं बाहर निकाल देता हूं, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, ट्राइंगल ओ एन सी, ओ एन सी आ रहा है क्या स्क्रीन में इतना, देखो ये ओ एन सी, ये लाइन देखो बाहर निकल रही है, तो आउटर एंगल कौन बन रहा है, एंगल आई, ये एंगल कितना है अल्फा, और ये एंगल कितना है गामा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं आपके पास, एंगल आई इक्वल टू कितना होगा, अल्फा प्लस गामा। ये तो हमने इस ट्रायंगल से लिखा। अगला देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, दिख रहा है सबको सर जी, ये ट्रायंगल का ऐसा है कुछ, एन सी आई, एन सी आई, ये एंगल कितना है आर, ये है गामा और ये है बीटा। तो इस बार आउटर एंगल कौन है सर, गामा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। यहां से बताओ आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, आर इक्वल टू गामा माइनस ऑफ बीटा, आ रहा है इतना। देखो आई इक्वल टू क्या है अल्फा प्लस गामा, और आर इक्वल टू क्या है गामा माइनस बीटा। इस आई और इस आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे देन आपके पास ये हो जाएगा सर म्यू वन आई, आई को क्या लिख सकता हूं मैं आपके पास अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू टू, देन है थीटा मत समझ लेना, ठीक है जी है ना करना भाई, म्यू टू इक्वल टू क्या सर, देन आपके पास मैं यहां से लिख सकता हूं सर म्यू वन आई की वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू टू, और आर की वैल्यू है बेटा आपके पास गामा माइनस ऑफ बीटा। देखो ये इक्वेशन सोल्व होगी अगर आपके पास अल्फा गामा और बीटा की वैल्यू हो। देखो मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली एनपी अपॉन माइनस यू, मैंने बीटा की वैल्यू निकाल दी एनपी अपॉन बी, और मैंने गामा की वैल्यू निकाल दी एनपी अपॉन में आर। अब क्या करेंगे बेटा, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर दें, तो पुट अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ आपके पास क्या बनेगा, म्यू वन अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखना पड़ेगा एनपी अपॉन में माइनस यू, फिर कौन है सर प्लस गामा, गामा की जगह क्या रखना पड़ेगा एनपी अपॉन में क्या आर, इक्वल टू में क्या चल रहा है म्यू टू गामा, गामा की जगह क्या रखूंगा सर मैं आपके पास, सर जी गामा आपके पास है एनपी बाई आर, एनपी बाई आर, फिर कौन है आपके पास माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू है एनपी अपॉन में बी। ध्यान दो एनपी दोनों में क्या है कॉमन, तो म्यू वन एनपी कॉमन है प्लस 1/r, और ये माइनस का है तो 1/u, प्लस को पहले लिखाओ माइनस को बाद में, फिर म्यू टू, इधर भी एनपी क्या है कॉमन है, तो ये बन जाएगा 1/r माइनस 1/v। देखो एनपी से एनपी कट हो गया आपके पास। ऐसा करो म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू 1/r माइनस म्यू 1/u इक्वल टू म्यू 2/r माइनस म्यू 2/v। अब ये जो v वाली टर्म है इसको इक्वल के उधर लेके आऊंगा
और आर वाली टर्म को उधर लेके जाऊंगा। ये नेगेटिव है, इक्वल के उधर आएगी, क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो म्यू टू अपॉन में वी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, माइनस का म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर, म्यू टू अपॉन आर, और ये उधर जाएगा तो माइनस का म्यू वन बाई आर। यहां देखो आर दोनों में सेम है तो आर एलसीएम आ जाएगा, और जैसे ही आर एलसीएम आ जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर आपके पास। तो इसको मैं रफ करके लिख देता हूं, इतना आपके पास म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। ये मेरा पहला फॉर्मूला जो मुझे याद रखना है। इसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू होता है म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। कब, जब रे कहां से कहां जा रही है, म्यू वन से म्यू टू में, या रेयर से डेंसर में। तो ये फॉर्मूला कब है, जब रे म्यू वन से कहां जाती हो, म्यू टू में, रेयर टू डेंसर में। अब इसी को देखते हुए हम दूसरा फॉर्मूला भी लिखेंगे। इफ रे ट्रांसमिट फ्रॉम म्यू टू टू म्यू वन, या फिर डेंसर से रेयर के अंदर ट्रांसमिट होती है, तब क्या करना है, फॉर्मूला वही रहेगा। इफ रे कहां से कहां जा रही हो, म्यू टू से म्यू वन, या ऐसे लिख दो डेंसर टू रेयर। तो फॉर्मूले में चेंज क्या होगा, जहां म्यू टू लिखा है वहां म्यू वन लिख दोगे, और जहां म्यू वन लिखा है वहां क्या लिख दोगे, म्यू टू। केवल इतना चेंज करना है। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन में क्या, यू इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई क्या, आर। उस कंडीशन पे ये फॉर्मूला, ये दोनों ही फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। कॉपी डेट बेटा, ये दोनों आपको नोट्स में लिखने हैं।